नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा और इससे पहले दोनों के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली के आवास पर रखा जाएगा, जहां पर सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक आम लोगों के पार्थिव शरीर के दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही दोपहर 12:30 बजे से लेकर के दोपहर 1:30 बजे तक सैन्य अधिकारी पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर पाएंगे और इसके साथ ही दोपहर 2 बजे सीडीएस रावत अपने अंतिम सफर पर निकलेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं आज क्या क्या होने वाला है। सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक आम जनता के लिए दर्शन करने के लिए रखा जाएगा उनका पार्थिव शरीर। दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक सैन्य अधिकारियों के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और साथ ही दोपहर 2 बजे से सीडीएस बिपिन रावत की अंतिम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। तो तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली कैंट में बरार स्क्वायर पर सुबह करीब 9 बजे शहीद ब्रिगेडियर का अंतिम संस्कार होगा। शहीद ब्रिगेडियर हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले थे और सीडीएस बिपिन रावत के साथ रक्षा सहायक के तौर पर काम कर रहे थे। गुरुवार को जब उनका पार्थिव शरीर पालम एयरपोर्ट पहुंचा तो उनकी बेटी और पत्नी ने उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीडीएस बिपिन रावत समेत शहीदों को नमन करने पालम एयरबेस पहुंचे और पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोवल और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी वीर जवानों के अंतिम दर्शन किए। ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी, रक्षा मंत्री ने भी श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही सेना प्रमुख भी वहां पर मौजूद थे, एनएसए ने भी अंतिम दर्शन किए, साथ ही जवानों ने भी सैल्यूट किया। देश के सबसे बड़े और अपने सबसे करीबी सेनापति को आखिरी सलाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्तब्ध रह गए। जिस सीडीएस बिपिन रावत ने पीएम मोदी को एक सपना दिखाया था, वो भरोसेमंद सेनानायक जब यूं अचानक दुनिया को अलविदा कहकर चला गया तो पीएम मोदी का मन भी शायद मायूस हो उठा। पीएम मोदी करीब रात 9 बजे श्रद्धांजलि स्थल पहुंचे। पीएम मोदी ने सीडीएस बिपिन रावत समेत सभी शहीदों को आखिरी श्रद्धांजलि दी। शहीदों के ताबूत देख पीएम मोदी ने दोनों हाथों से प्रणाम किया। वो कुछ देर तक हाथ जोड़कर आंखें बंद कर शहीदों के पार्थिव शरीर के सामने सिर झुकाए खड़े रहे, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो कि उनका सबसे बड़ा योद्धा अब उनके बीच नहीं रहा। अपने सबसे बड़े सिपहसालार को इस तरह पीएम के नमन के पीछे भी एक संदेश था। ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधान का एक राष्ट्र नायक के प्रति आदर और प्रेम था। शहीदों को नमन करने के बाद पीएम मोदी ने एक एक कर शहीदों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। पीएम मोदी ने उन्हें समझाया कि वो अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरा देश इस दर्द में उनके साथ है। पीएम मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने शहीदों के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि स्थल पर मौजूद सैनिकों ने जब अपने साथियों के ताबूत अपने कंधे पर उठाए होंगे तो उनके दिल भी कांप उठे होंगे। फिलहाल देश में हर आंख नम है और हर कोई गमजदा है, लेकिन कहते हैं कि जाबाजों के जाने का गम नहीं करते, बल्कि उनकी शहादत पर फक्र करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और वो लम्हा बेहद भावुक कर देने वाला था जब बेटियों ने अपने अपने पिता को नम आंखों के साथ आखिरी श्रद्धांजलि दी। जैसे ही सीडीएस बिपिन रावत, पत्नी मधुलिका और शहीद ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर का पार्थिव शरीर पालम एयरपोर्ट पहुंचा तो बेटियों ने अपने पिता को अंतिम नमन किया। तिरंगे में लिपटकर सीडीएस बिपिन रावत, पत्नी मधुलिका रावत समेत जब 13 लोगों के पार्थिव शरीर पालम एयरपोर्ट पहुंचे तो देखने वालों की आंखें नम हो उठी। आंसू पलकों का दायरा तोड़कर बाहर निकल आए और पूरा माहौल गमगीन हो गया। सीडीएस बिपिन रावत
पत्नी मधुलिका रावत के एक साथ रहे ताबूत देखकर श्रद्धांजलि स्थल पर मौजूद कई शख्स खुद को रोने से रोक नहीं सके। इस बीच सबकी नजरें बिपिन रावत की दोनों बेटियां कीर्तिका और तारणी पर टिकी रहीं, जो एकटक होकर अपने पिता और मां के ताबूत को निहारती रहीं। इस दौरान दोनों के दर्द की कल्पना करना भी मुश्किल है। क्या गुजरी होगी इन बेटियों पर जब अपने सीडीएस पिता और मां को यूं ताबूत में हमेशा के लिए सोते देखा होगा। कुछ देर तक दूर खड़े रहने के बाद वो ताबूत के करीब पहुंची। आंखों में आंसू और हाथों में फूल की पंखुड़ियों के साथ अपने माता पिता को आखिरी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि स्थल पर मौजूद हर शख्स का कलेजा उस वक्त कांप उठा जब शहीद ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर की बेटी अपने पिता का पार्थिव शरीर देखकर फूट फूट कर रोने लगी। जैसे ही शहीद ब्रिगेडियर लिड्डर का पार्थिव शरीर पालम एयरपोर्ट पहुंचा, तो उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पत्नी और बेटी वहां मौजूद थी। शहीद ब्रिगेडियर लिड्डर की बेटी आशना पिता के कॉफिन के पास पहुंची, कुछ पल देखती रही और फिर उसे चूम लिया। अपने पिता को यूं तिरंगे में लिपटा देख आशना अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी और ताबूत के पास खड़ी होकर रोने लगी। आशना को यूं देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। शहीदों की बेटियों ने अपने अपने पिता को कुछ इस तरह भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि स्थल पर सीडीएस बिपिन रावत की बेटियों, शहीद लिड्डर की पत्नी, बेटी के अलावा बाकी जवानों के परिवार और रिश्तेदार मौजूद थे। हर कोई अपनों को यूं खुद से दूर जाते देख भावुक थे और रो रहे थे। हालांकि अब तक सिर्फ सीडीएस बिपिन रावत, पत्नी मधुलिका रावत और शहीद ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर के शवों की पहचान हुई है। बाकी की पहचान होना अभी बाकी है। फिलहाल शहीदों के परिवार के साथ पूरा देश गम के माहौल में डूबा है और अपने रणबांकुरों को सलाम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो कुन्नूर हादसे में शहीद हुए सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, 11 ऑफिसर्स और जवानों का शव सुरूर में कल शाम को दिल्ली लाया गया। पालम एयरपोर्ट में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सीडीएस बिपिन रावत का चॉपर कुन्नूर के जंगलों में बुधवार को क्रैश हुआ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल संसद के दोनों ही सदनों में हादसे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एटीसी ने चॉपर से 12:08 पर कंट्रोल खो दिया था, जबकि 12:15 पर हेलीकॉप्टर को वेलिंगटन में लैंड करना था। तो हम आपको इन्हीं 7 मिनट की पूरी कहानी बता रहे हैं, जिसमें क्रैश होने के वक्त मौसम वहां पर कैसा था, क्रैश होने से ठीक पहले हेलीकॉप्टर किस दिशा में था। इन सारे सवालों का जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा। धुंध में जाता चॉपर, जोरदार धमाके की आवाज, ये वो आखिरी तस्वीर है उस चॉपर की जिसमें जनरल बिपिन रावत समेत 14 लोग सवार थे और जो भीषण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आप अपने टीवी स्क्रीन पर क्रैश होने से ठीक पहले MI-17 V5 चॉपर को देख रहे हैं। आसमान में घनी धुंध साफ साफ देखी जा सकती है। धुंध इतनी ज्यादा कि हेलीकॉप्टर ठीक तरह से नजर नहीं आ रहा है। ಹೊಡೆದಿಸ ಆಮಾ ಅದಕ್ಕೆ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों को दुर्घटना की पूरी परिस्थिति के बारे में बताया कि कैसे 7 मिनट में पूरी सूरत ही बदल गई। एयरफोर्स के
MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। जनरल रावत के चॉपर ने सुलूर से सुबह 11:48 पर उड़ान भरी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने दोपहर 12:08 पर कंट्रोल खो दिया। वेलिंगटन में चॉपर को दोपहर 12:15 बजे लैंड करना था। स्काईमेट वेदर के मुताबिक कुन्नूर में बुधवार सुबह 8:30 बजे 4 मिलीमीटर बारिश हुई। सुबह कुन्नूर में सतही कोहरा और बादल छाए हुए थे, जबकि शाम 5:30 बजे घना कोहरा था। विजिबिलिटी 9 के बराबर थी। दिन के वक्त सतही कोहरा और बादल रहे होंगे। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता दीपक बोपन्ना ने उसी जगह से मौसम की जानकारी दी, जहां सीडीएस बिपिन रावत का MI-17V5 चॉपर क्रैश हुआ था। अब तक हमें जो जानकारी आ रही है वो जो लोग रहते हैं यहाँ मेनली टी एस्टेट में काम करने वाले रहते हैं। अब हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए कि ये क्रैश साइट कैसी थी, मैं अपने बाएं तरफ दिखाऊंगा और हमारे विजय सुनील जो है दिखा रहे हैं आपको ये जो टेरेन है किस तरह है। आप ऊपर देख सकते हैं, अभी पहाड़ के ऊपर आपको कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि मिस्ट कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है और 12 बजे के करीब यहाँ पर मिस्ट की संभावना और मिस्ट की डेंसिटी जो है, फॉग की डेंसिटी वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आप जो देख रहे हैं, जो लोकल्स बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि क्रैश होने के पहले ये चॉपर एक पेड़ से टकरा के नीचे गिरी थी। देख रहे हैं कि अब जो पेड़ दिख रहा है शायद 1 घंटे के बाद नहीं दिखेगी क्योंकि फॉग ज़्यादा हो जाएगी। सो हमें ये पता लग रहा है कि शायद वेदर कंडीशंस के कारण ये क्रैश हुई होगी। हादसे वाली जगह से MI-17V5 चॉपर का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड जानकारी से ही हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के सच को सामने लाया जा सकता है। दीपक बोपन्ना, कुन्नूर, टाइम्स नाउ नवभारत। तो बुधवार को क्रैश हुए Mi-17V5 चॉपर का ब्लैक बॉक्स मिल गया है और इसी ब्लैक बॉक्स में हादसे से जुड़ी हर जानकारी मौजूद है। ब्लैक बॉक्स में पायलट की हर बात, हर गतिविधि रिकॉर्ड होती है और क्या कुछ जानकारी मिल सकती है ब्लैक बॉक्स से, आपको दिखाते हैं। क्या है ये ब्लैक बॉक्स या फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, क्या इसकी अहमियत है और क्या इस ब्लैक बॉक्स से 7 मिनट का रहस्य खुलेगा? अब हम 7 मिनट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना जब संसद में बयान दिया तो उन्होंने बताया कि आखिरी कांटेक्ट यानी कि आखिरी बातचीत जब इस चॉपर के पायलट से एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हुई थी तो उस वक्त था 12:08। उनको लैंड करना था 12:15 पर। तो 12:08 और 12:15 के बीच में जो 7 मिनट का रहस्य है, जो 7 मिनट की कहानी है, क्या वो इस ब्लैक बॉक्स के अंदर कैद है? क्या बताता है ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर हमको? क्या क्या डेटा इसके अंदर है? सबसे पहले, किस दिशा में ये हेलीकॉप्टर जा रहा था? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस हिसाब से चॉपर या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट उड़ता है, तो किस दिशा में जा रहा था ये? दूसरी बात, कितनी ऊंचाई पर था? क्या वो ऊपर जा रहा था या हल्के हल्के नीचे आने लगा, यानी कि असेंट या डिसेंट? और अगर अपने रास्ते से ऊपर और नीचे गया है तो चॉपर कितनी गति से गया? क्या अचानक से ही ऑल्टीट्यूड लूज करने लगा? क्या अचानक से ऊपर चढ़ने की कोशिश की? ऊपर नीचे जाने की रफ्तार क्या थी, यानी कि रेट ऑफ असेंट और डिसेंट? ये भी इस FTR के डेटा से पता चलेगा। इंजन का डेटा, कितना दबाव था और कितना तापमान था उस वक्त कैबिन के अंदर, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर। और आखिरकार कितना ईंधन था हेलीकॉप्टर में? क्या अचानक से ईंधन खत्म हो गया? क्या इस वजह से अचानक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया? ये सब डेटा एक तरीके से एक ग्राफ की तरह इस ब्लैक बॉक्स के अंदर कैद होता है। अब इस ब्लैक बॉक्स का क्या किया जाएगा? इसको यूनिट में ले जाया जाएगा, इससे सारा डेटा निकाला जाएगा। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो लोग हैं उनको ये डेटा दिया जाएगा। पर इस वक्त सबसे बड़ी चिंता की बात है ये कि आपने खुद ही तस्वीरों में देखा होगा कि आग कितनी भीषण थी। अगर हेलीकॉप्टर को
इस आग ने तहस नहस कर दिया, क्या उसका असर इस फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के ऊपर भी हुआ? क्या उसके अंदर का डेटा किसी तरीके से शत विक्षत हुआ है? ये एक सोचने वाली बात है। दूसरी चीज, अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जब होगी तो ये सारा डेटा उस सीओआई के सामने जाएगा। यहां पर क्या उससे सारी रीडिंग्स कर पाएंगे लोग, या फिर, और आपको याद रखना पड़ेगा कि ये मी-17 चॉपर जो है ये रशिया में बना हुआ है, तो क्या उसका डेटा रशिया भेजना पड़ेगा ताकि वहां जो इंजीनियर हैं जिन्होंने इस चॉपर को बनाया है वो इसको एनालाइज करके पढ़ करके इस पूरे डेटा को इंटरप्रेट करेंगे? ये अभी सबसे बड़ी चिंता है। पर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बेहद अहम हिस्सा इस पूरी जांच का। दूसरा अहम हिस्सा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिससे यह पता चलता है कि कॉकपिट में वो आखिरी कुछ जो मिनट थे उसमें लोगों ने आपस में क्या बातचीत की। तो ये अहम हिस्से हैं इस पूरी जांच के, जिनकी एक्सक्लूसिव जानकारी यहां टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको दे रहे हैं। और चलिए बुलेटिन में अब आपको दिखाते हैं राज्य की कुछ बड़ी खबरें। एक साल से जारी किसान आंदोलन स्थगित हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। किसान नेता बलवीर राजेवाल के मुताबिक हर महीने समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। किसान नेताओं का कहना है कि 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की फिर बैठक होगी, जिसमें समीक्षा होगी। अगर सरकार दाएं बाएं होती है तो आंदोलन फिर शुरू करने का फैसला लिया जा सकता है। सारे जो इशू थे उन पर बातचीत हुई है, भारत सरकार ने उसमें लिखित में दिया है और उसकी समीक्षा के लिए 15 जनवरी रखा है। तो एक महीने का टाइम सरकार को भी है, हम लोगों को भी है, और अपना आप जाएंगे लोग यहाँ से। हालांकि आंदोलन वापसी के ऐलान के साथ ही आंदोलनकारी किसान अपना सामान पैक करने में जुट गए हैं। किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि हम देश के उन तमाम लोगों से माफी मांगते हैं जिन्हें इस आंदोलन के चलते परेशानी हुई है। शिव कुमार कक्का ने कहा कि कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल की ओर से भेजे गए लेटर के बाद ये सहमति बनी है। इस लेटर में हमारी ज्यादातर मांगों पर विचार करने की बात कही गई है। देश में कोरोना के ओमाइक्रॉन वेरिएंट के चलते संक्रमण की तीसरी लहर फैलने का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की भी तैयारियां तेज हो गई हैं। केंद्र की तरफ से कोरोना वायरस को लेकर गठित सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की आज अहम मीटिंग है। इस मीटिंग में तय हो सकता है कि देश में बूस्टर डोज कब से दी जाएगी और शुरुआत में किन्हें बूस्टर डोज सबसे पहले मिलेगी। हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट के उस एप्लीकेशन को मंजूरी दी जिसमें बूस्टर डोज दिए जाने का इमरजेंसी अप्रूवल DCGI से मांगा था। उधर DGCA ने ओमाइक्रॉन वेरिएंट से पैदा हो रहे खतरे के मद्देनजर शेड्यूल इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट पर 31 जनवरी तक रोक लगा दी है। केंद्र सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरी तरह एक्शन में है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने गुरुवार को सभी राज्यों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। उधर जयपुर से अच्छी खबर आई है। ओमाइक्रॉन वायरस के शिकार सभी 9 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। समिट फॉर डेमोक्रेसी में आज पीएम मोदी वर्चुअली शामिल होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समिट फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया है, जिसमें अधिनायकवाद के खिलाफ बचाव, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग, मानवाधिकारों के लिए सम्मान बढ़ाना शामिल है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक अमेरिका के लिए ये सम्मेलन अलग अलग देशों के लोगों को सुनने, सीखने और उनके साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा, जो वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए काफी अहम है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक आमंत्रित देशों की लिस्ट के मुताबिक कुल 108 देशों के नेताओं को इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए न्योता भेजा गया है, जिसमें दक्षिण और मध्य एशियाई क्षेत्र के 4 देश भारत, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान शामिल हैं। बाइडेन ने अपने चुनावी अभियान के दौरान शिखर सम्मेलन का वादा किया था। वो ये भी चाहते हैं कि शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले देश अमेरिका के मुख्य प्रतिद्वंदी चीन और रूस को एक संदेश भेजें। इस समिट में रूस और चीन शामिल नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ और सीएम ममता बनर्जी में एक बार फिर ठन गई है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के मामले को लेकर दोनों आमने सामने हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने बंगाल पुलिस को कथित तौर पर निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं कर पाए। इसी निर्देश को लेकर राज्यपाल धनखड़ ने चिंता जताते हुए इसे सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखा है और इस तरह के आदेश को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है।
नादिया में एक प्रशासनिक बैठक में ममता बनर्जी ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि नाका चेकिंग को पुलिस बढ़ाए, जो सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस को निर्देशित किया है कि आपको ये भी देखने की जरूरत है कि बीएसएफ क्षेत्र में प्रवेश ना करे और आपकी इजाजत के बिना किसी भी चीज में शामिल ना हो। ममता ने कहा है कि बीएसएफ अपना काम करेगी, पुलिस का काम पुलिस करेगी। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, वो लोगों पर किसी भी तरह के जुल्म कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी। हरियाणा के रोहतक में एक चर्च में जमकर हंगामा हुआ। शहर की इंदिरा कॉलोनी के चर्च में उस समय हंगामा मचा जब कुछ हिंदू संगठनों और आसपास के लोगों ने आरोप लगाया कि लोगों को जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। उधर चर्च के सहायक पादरी का कहना है कि लोग किसी भी दूसरे पूजा स्थलों की तरह चर्च में भी पूरी श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं। किसी को भी जबरन चर्च में आने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि धर्मांतरण जैसा कोई मामला नहीं है। धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, जिसकी इजाजत पुलिस प्रशासन से नहीं ली गई थी, लिहाजा पुलिस की ओर से कार्यक्रम को रोका गया। एहतियातन चर्च के आसपास पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में अब पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा। डीएम की जगह अब कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी कमिश्नर की होगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया। गृह मंत्री ने बताया कि भोपाल में 38 और इंदौर के 36 थाने पुलिस कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत आएंगे। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद भोपाल और इंदौर में 1 पुलिस कमिश्नर, 2 अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर, 8 पुलिस उपायुक्त होंगे। वहीं भोपाल में 10 अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त और 33 सहायक पुलिस आयुक्त होंगे, जबकि इंदौर में 12 अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त और 30 सहायक पुलिस आयुक्त होंगे। इसके अलावा भोपाल और इंदौर में 1-1 पुलिस अधीक्षक ग्रामीण होंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भोपाल और इंदौर की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, सीमाओं का भी विस्तार हो रहा है, जिसे देखते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत करने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। कटरीना कैफ और विकी कौशल अब मिस्टर एंड मिसेस बन गए हैं। सवाई माधोपुर के 6 सेंसेस फोर्ट में दोनों ने 7 फेरे लिए। विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी की तस्वीरें के साथ उनकी वरमाला का वीडियो भी सामने आया है। आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों के साथ मेहमानों के बीच कपल की वरमाला हुई। विकी कौशल ने कटरीना कैफ के साथ शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर दी हैं। कटरीना कैफ और विकी कौशल की तस्वीरों पर फैंस खूब प्यार बरसा रहे हैं। उधर कटरीना ने अपनी शादी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, हमारे दिलों में केवल प्यार और कृतज्ञता ने हमें इस पल तक पहुंचाया है। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की कामना करते हुए हम एक साथ नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। विक्की क्रीम कलर की शेरवानी में काफी हैंडसम लग रहे थे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी दोस्त रेचल के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। शादी की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें तेजस्वी गोल्डन कलर की शेरवानी में दिख रहे हैं, वहीं लाल रंग के लहंगे में उनकी पत्नी रेचल बेहद खूबसूरत लग रही हैं। दिल्ली के सैनिक फार्म्स में हुई शादी में परिवार के सभी सदस्य एक मंच पर दिखे। मीसा भारती के सैनिक फार्म हाउस पर विवाह संपन्न हुआ। तेजस्वी की पत्नी हरियाणा की रहने वाली हैं। लालू परिवार में ये पहली अंतरजातीय शादी हुई है। तेजस्वी और रेचल दोनों दिल्ली के एक स्कूल में साथ पढ़ते थे और लंबे समय से दोनों में दोस्ती थी। रेचल क्रिश्चियन हैं और अब उन्हें राजेश्वरी यादव के नाम से जाना जाएगा। शादी में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल भी शरीक हुई। और इसी के साथ रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।